हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 10th के इम्पोर्टेंट यूनिट के इस हाईलाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत। इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 9 से 18 तक के क्वेश्चन का एक हाईलाइट के तौर पे मेन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट थी उसमें हमने जो भी वीडियो आप तक पहुंचाए हैं उन्हें आप ऊपर कॉर्नर में आई बटन पर क्लिक करके दोबारा देख सकते हैं, उन वीडियो को तैयार कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा जिसमें हम आज डिस्कस कर रहे हैं हाइलाइट्स ऑफ यूनिट 9 to 18, इसमें हमारा फर्स्ट यूनिट जो है यूनिट नंबर 9 है। इसमें एक क्वेश्चन आपके सामने है 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वाई एक्स से ये दोनों बिंदुओं की दूरियां बराबर हैं। हमें ज्ञात करना है वह बिंदु क्या है, वाई एक्स पर वह बिंदु क्या है जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर हो। इसके लिए देखिए, सबसे पहले पी क्यू के लिए x1 y1 x2 y2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में यूनिट 9 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आज हम इसमें एक बार रिवाइज करके 9 to 18 को रिकैप कर रहे हैं। इसकी हाइलाइट्स के थ्रू आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहे हैं। विस्तार से देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर इसे देख सकते हैं, सारे के सारे वीडियो जो प्लेलिस्ट में है। अब देखिए आप x1 y1 x2 y2 पी क्यू स्क्वायर का फॉर्मूला वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पुट करते हैं, x2 की वैल्यू 0, माइनस करना है 5, इसलिए ये देखो इस तरह से हो जाएगा y माइनस -2 का स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25। यहाँ देखिए y + 2 का होल स्क्वायर। इस तरह से पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी 25। और इसका फॉर्मूला जब खोलते हैं, इसका एक्सपेंड करते हैं इस फॉर्मूले को, तो हमें प्राप्त हो जाता है y² + 4y + 29। ये पी क्यू की वैल्यू है। इसी तरह से हमें पी आर की वैल्यू निकालनी है। पी आर के लिए देखिए दोनों निर्देशांक में x1 y1 x2 y2 क्या क्या होंगे, देखिए x1 y1 और x2 y2। इसे हम किसी भी तरह से ले सकते हैं। देखिए x1 y1 इधर ले सकते हैं या इधर भी ले सकते हैं। मेन है हमारा फॉर्मूला, वो हमें यूज़ करना सही से आना चाहिए। पी आर स्क्वायर x2 3 माइनस 0 का स्क्वायर और 2 माइनस y का स्क्वायर। इसका जब फॉर्मूला एक्सपेंड करते हैं तो उससे पहले 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, 2 माइनस y का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 4y प्लस y स्क्वायर। इस तरह से पी आर स्क्वायर की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी y² माइनस 4y प्लस 13। ये पी आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई। इससे पहले हमने पी क्यू स्क्वायर प्राप्त कर ही लिया था, y² + 4y + 29। अब प्रश्न के अनुसार क्या है, पी क्यू और पी आर बराबर हैं तो उनका वर्ग भी बराबर होगा। वैल्यू क्या है इनकी, देखिए y² + 4y + 29 इक्वल में y² माइनस 4y + 13। कैलकुलेट करते हैं इसको, तो y² + 4y माइनस y² + 4y
इक्वल टू 13 माइनस 29। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ पे इजीली हम y का मान प्राप्त कर लेते हैं -2 है। तो वह बिंदु जो हमें ज्ञात करना था हो जाएगा 0, -2, क्योंकि हमें y की वैल्यू ज्ञात करनी थी। इस तरह से 9th यूनिट का एक डिस्टेंस फार्मूले से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चन हमने इम्पोर्टेंट वीडियो की जो प्लेलिस्ट थी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट थी, उसके वीडियो में डिस्कस कर ही रखे हैं। अब हम देखते हैं कि विविध का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है विविध का क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का ज़रूर है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमें बिंदु दे रखा है x y, इससे दो बिंदु B और C समान दूरी पर हैं। हमें x और y के बीच में संबंध ज्ञात करना है, रिलेशन पता लगाना है। तो इसके लिए भी वही तरीका देखिए, AB के लिए x1 y1 नंबर लिखना है x1 y1 में, x2 y2, तो इसमें x और y लिख देना है। उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या है दोनों के बीच की दूरी का? AB स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। AB का स्क्वायर क्या बराबर में आएगा इसके? x माइनस 2 का स्क्वायर और y माइनस 1 का स्क्वायर। फॉर्मूला खोल देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इस तरह से प्राप्त होगा इसका मान, और इसका भी इस तरह से आपको प्राप्त हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5, ये ए बी स्क्वायर का मान है। अब हम निकालना है ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर में कैसे निकाला जाएगा मान? देखिए ए सी के लिए सबसे पहले तो हम लिख देते हैं x1 y1 क्या है। तो x1 y1 हमेशा नंबर को लेना है 1 माइनस 2, ये x2 y2। ए सी स्क्वायर फॉर्मूला वही डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो देखिए x2 का मान x माइनस 1 का स्क्वायर और y प्लस 2 का स्क्वायर, ये माइनस है इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा। फॉर्मूला इसका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एक्सपेंड करेंगे और इसका फॉर्मूला देगा वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। इस तरह से हमने ए सी स्क्वायर की भी वैल्यू प्राप्त कर ली है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x 4y प्लस 5। अब प्रश्न अनुसार क्या है, ए बी और ए सी बराबर हैं, ए बी ए सी बराबर हैं, तो उनके वर्ग भी बराबर होंगे। ए बी का स्क्वायर हमने प्राप्त कर ही लिया है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4x 2y इक्वल टू 5 प्लस 5, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 5। तो जब इक्वल के इधर देखते हैं एक्स स्क्वायर से कैंसिल होगा, वाई स्क्वायर से कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल होगा, बचेगा क्या? इक्वल के इस साइड ऐसे कट हो सकते हैं इस तरह से। देखिए बचा क्या, 4x प्लस 2x माइनस 2y माइनस 4y इक्वल टू 0। इस तरह से हमने प्राप्त कर लिया 2x माइनस 6y इक्वल टू 0। यहाँ से -2 कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 3y बराबर 0 आएगा, जो कि 2 यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, x प्लस 3y बराबर 0 कह सकते हैं, या x का मान 3y भी कह सकते हैं माइनस का। ये दोनों में संबंध है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
अब हम देखते हैं इससे के कंटिन्यूशन में यूनिट 10, क्योंकि यूनिट 9 के मैक्सिमम क्वेश्चन हमने इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट जो है वीडियो में सॉल्व कर ही लिए हैं। यूनिट 10 बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। अब देखते हैं 10th यूनिट का 10.1 क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें प्रूफ करना है कि जो SP है ये QR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। उससे पहले गिवन क्या है, डायग्राम देख सकते हैं आप इसमें, ये दोनों साइड इक्वल और ये दोनों साइड इक्वल। इसका उत्पत्ति करते हैं, प्रूफ करते हैं डायरेक्ट। ट्रायंगल लेते हैं SQP और दूसरा ट्रायंगल लेते हैं SRP। इन दोनों में देखिए SQ SR गिवन है, फिर QP RP ये भी गिवन है। डायग्राम में देख सकते हैं, डायग्राम में ये निशान लगा रखे हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। क्वेश्चन में इसके बारे में अलग से मेंशन नहीं है। SP कॉमन है, कॉमन हो गया ये। इसका मतलब तीनों साइड आ गई इक्वल, साइड साइड साइड, भुजा 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 से, इस गुणधर्म से SQP सर्वांग SRP। इसके बाद देखिए इन दोनों में ये कॉमन एंगल, ये हम इक्वल लिख देते हैं, जिसमें S बीच में रहना चाहिए। तो PSQ कोण PSR के बराबर होगा बाई CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं इस तरीके से। इसके बाद हमें लेना है दो ट्रायंगल और SQ और यहाँ नाम दे देते हैं हम M, SQM और दूसरा SRM। इसमें देखिए SQ SR बराबर हैं। कोण हमने जो प्रूफ किया था, इसमें देखिए P की जगह हम M लिखे तो भी वही एंगल रहेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं MSQ कोण किसके बराबर आएगा, MSR के। ये यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं, ये गिवन है। तीसरी साइड जो कॉमन है इसमें देखिए SM बराबर SM, ये कॉमन हो गया, ये गिवन है ऑलरेडी। ये और ये हमने प्रूव कर दिया है, प्रूव सिद्ध कर दिया। तो अब कौन सा गुणधर्म लगा, देखो साइड एंगल साइड, SQM सर्वांग सम आ गया SRM के। इस तरह से QM और MR, QM और RM इक्वल आया। साथ ही साथ जो कोण है M पे बनने वाला, नाम है इसका QMS, S को पीछे लेना है, RMS, इनको हमने X मान लिया। ये दोनों कोण बराबर आ चुके हैं, ये वाला और ये वाला कोण बराबर है, X मान लिया दोनों को। हम जानते हैं कि QMS और RMS दोनों का योग 180 है, क्योंकि ये रेखिक युग्म में लीनियर पेयर है। X प्लस X 180, 2x का मान 180 है, तो x का मान आ जाएगा 90 डिग्री का। इसका मतलब कोण QMS और RMS दोनों 90 डिग्री आ गए।
साथ ही साथ क्यू एम और आर एम बराबर आ गए। इसका मतलब जो एस पी है जो आगे बढ़ के एस एम बन जाता है, एस पी जो है क्यू आर का लंब समद्विभाजक होगा, लंब समद्विभाजक यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ये हमें इसमें प्रूव करना था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। 10.1 का क्वेश्चन नंबर जो 5 था वो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट थी उसमें सॉल्व किया ही था। उसमें भी इसी टाइप के डायग्राम का यूज हुआ और इसी क्वेश्चन का भी यूज हुआ एक तरह से। ये अलग से हमें यहाँ पे सिद्ध करना है, तो इसके लिए पहले देखिए क्वेश्चन में है क्या। ए डी, बी ई और सी एफ ये तीनों मात्रिकाएँ इस केंद्रक जी पे प्रतिच्छेद करती हैं। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है ए डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर जो बड़ा होना चाहिए 3/2 ए बी, सॉरी ए डी प्लस बी ई बड़ा होना चाहिए 3/2 ए बी सी। स्क्वायर नहीं है, ये विदाउट स्क्वायर का है। तो कैसे प्रूव करते हैं इसके लिए देखिए, बहुत ही आसान तरीका। ट्रायंगल लेना है आपको ए बी जी, ए बी जी। इस त्रिभुज के अंदर ए जी प्लस बी जी, दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है, ए जी प्लस बी जी। अब हमने देखा कि जो केंद्रक होता है वो माध्यिकाओं को 2:1 में बांटता है, 2:1 में बांटता है, 2:1 में। जिस साइड से केंद्र शीर्ष से वर्टेक्स है उधर से 2, आगे जाके 1, यहाँ पे 2, इस तरह से 1। तो हमें निकालना है ए जी की वैल्यू। तो देखिए ए जी अपॉन ए डी, तो ए जी का अनुपात है 2 और ए डी पूरा 3 के अनुपात के बराबर। तो इस तरह से ए जी की वैल्यू, ए जी का मान 2/3 ए डी होता है, तथा इसी तरह से ज्ञात करोगे तो जो बी जी का मान है वो 2/3 बी ई होता है। सॉल्व करके इसी अनुपात के अनुसार तो हम ए जी की जगह लिख देंगे 2/3 ए डी और यहाँ लिख देंगे 2/3 बी ई। 2/3 कॉमन ले लिया, 2/3 को कॉमन लेने के बाद ए डी प्लस बी, और इस तरह से ए डी प्लस बी का मान यहाँ पे एक ट्रांसपोजिशन करते हैं इसकी, तो ये उल्टा हो जाएगा, इसका चिन्ह इस तरह से हो जाएगा, 2/3 का 3/2 हो जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5 में ये सेम टू सेम वर्क आपको 3 बार करना है, BCG के लिए भी और ACG के लिए, जिसका सॉल्यूशन हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट थी उसमें यूनिट नंबर 10 बिंदु पद से जुड़े हुए जो भी प्रश्न थे उसमें कर दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यूनिट 11। ये बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है। इस रिलेटेड जो वीडियो था इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट में, उसमें मैक्सिमम थ्योरम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उन्हें आप बारंबार रिपीट करके प्रैक्टिस करके ज़रूर देखें। 1-2 क्वेश्चन हम आज भी ट्राई कर रहे हैं, इस पर भी ध्यान दें आप। इस क्वेश्चन में जो 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको ये डायग्राम दे रखा है और इसमें LM AB के समांतर हैं। तो थेल्स थ्योरम के अनुसार यहाँ पे अप्लाई करना है। थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट आपको लिखना है कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची जाने वाली रेखा अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पे समान अनुपात कौन से हैं? देखिए डायग्राम में OL अपॉन LA, OM अपॉन BM या MB, OL अपॉन AL या LA, OM अपॉन BM। O से शुरू करना है, इसका शीर्ष
ये थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है। बहुत ही आसान। इसी टाइप से दूसरे में देखिए कौन सा ट्रायंगल है ये, अब क्या ट्रायंगल ले रहा है BOC, और ये था ट्रायंगल AOB में। BOC में देखिए MN BC के समांतर है, तो यहाँ पे भी थेल्स थ्योरम के अनुसार देखिए OM/BM या MB किसके इक्वल आएगा, ON/NC के। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो देखते हैं हम OM/MB दोनों में सेम है, तो OM/MB की वैल्यू OL/LAB है और ON/NC भी है। तो यहाँ आने के बाद थेल्स का एक विलोम थ्योरम है जिसमें अगर अनुपात बराबर आ जाए तो भुजाएं समांतर होगी। थेल्स प्रमेय का विलोम जो ऑपोजिट है इसका वो प्रमेय लिखना है कि अगर अनुपात बराबर आ गए तो भुजाएं कौन कौन सी भुजाएं, LN किसके समांतर आ जाएगा, AC के। छोटा सा सवाल बड़े आसानी से सिद्ध हो गया। मैक्सिमम क्वेश्चन इसके हम सॉल्व कर ही चुके हैं, डिस्कस कर ही चुके हैं, उन्हें आप अभ्यास करते रहिए। इस क्वेश्चन में थ्योरम है 11.5। इस टाइप से 11.3 थ्योरम भी हमने देखी थी जिसमें अंतर विभाजन हो रहा था। यहाँ बाह्य विभाजन है, किस कोण को विभाजित करके इस तरह से प्रश्न में दे रखा है। हमें सिद्ध करना है BD/CD किसके इक्वल, AB/AC के। इसकी दूसरी साइड AB है और एक AC, इसके इक्वल प्रूव करना है। इसके लिए देखिए तरीका, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट आप जरूर पढ़ें इसको। एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 ये दोनों बराबर है। ये कोण CAD का अर्धक है, अर्धक यानी बाइसेक्टर है। ये बार अर्धक बराबर भागों में बांट रहा है। अब रचना के अनुसार CE किसके समांतर है, AD के। तो एकांतर कोण बन रहा, देखिए ये Z बन रहा है, कोण नंबर 1 3 के बराबर आएगा, इसको कहेंगे एकांतर कोण। तथा समांतर है, देखिए ये संगत कोण है, कोण नंबर 2 4 के बराबर क्या है, संगत कोण। इस प्रकार कोण 1 बराबर 2, 2 बराबर 4 है और 1 बराबर 3 भी है। कोण 3 और कोण 4 बराबर आ गए। तो 4 के सामने वाली देखिए भुजा AC, ट्रायंगल ले रहे हैं हम ACE में, ठीक है। बड़े आसानी से इसको 4 नंबर के सामने AC, 3 नंबर के सामने AE। इस तरह से ये दोनों साइड इक्वल आ गई। अब थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग देखिए पूरे ट्रायंगल ABD में जो CE है वो किसके समांतर है, AD के। तो यहाँ से अनुपात देखते हैं इसका, पूरा अनुपात लिया BD/BC। तो यहाँ से पूरा ये अनुपात यहाँ से लेके यहाँ तक AB अपॉन, देखिए यहाँ पे BC नहीं लेना, यहाँ CD लेना है, इसके अकॉर्डिंग लेना है CD पूरा, फिर बाद में इसमें भी पूरा, और उसके बाद वाला क्या है यहाँ पे AE। बाकी पार्ट हमें सेम रखने हैं, बस AE की जगह चेंज करके हमें लिखना है AC। यही सिद्ध करना था। अनुपातिक रूप से ये बराबर होते हैं और लास्ट में चेंज कर दी हमने AE की वैल्यू।
अब देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें एक ट्रेपेजियम दे रखा है, समलंब चतुर्भुज। इसमें दो त्रिभुज AED और BEC ये दोनों समरूप दे रखे हैं। हमें ज्ञात करना है इसमें AD बराबर BC, ये दोनों साइड जो नॉन पैरेलल है, समांतर नहीं है, ये असमांतर साइड है, इनको बराबर प्रूव करना है। इसके लिए देखिए जो नंबरिंग की है हमने एंगल की, कौन कौन से त्रिभुज में AEB और CED, इन दोनों त्रिभुजों को देखते हैं। इसमें देखिए जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर होगा और कोण 3 4 के बराबर होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि AB है वो CD के समांतर है तथा ये दोनों कोण जिससे कह सकते हैं हम एकांतर कोण समान होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। एकांतर कोण अल्टरनेटिव एंगल इक्वल हो गए। तीसरा एंगल जो है AEB और CED ये शीर्षाभिमुख है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। तो इस तरह से ये जो दोनों त्रिभुज हैं इसे हम लिख सकते हैं AEB किसके समरूप आ जाएगा? CED के। इसके अनुसार हम अनुपात लिखते हैं AE/C BE/DE। इंटरचेंज करें अगर तो AE/B और CE/DE। दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो उनकी साइड का रेशियो इक्वल होता है। अब हम प्रश्न अनुसार देखते हैं, ये पूरा का पूरा पोर्शन इसके साथ रहेगा। इसके बाद वाला पार्ट प्रश्न अनुसार ये दोनों समरूप दे रखे हैं। इससे देखिए AE/B और DE/C ये भी दो समरूप त्रिभुज है, इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर। अब यहाँ पे देखिए AE/B और AE/B दोनों समान है। इस बेस पे हम लिखेंगे DE/CE इक्वल टू CE/DE। तो D का स्क्वायर CE के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब DE और CE दोनों कैसे हो गए? समान हो गए, बराबर हो गए। इसके बाद हम देखते हैं इस प्रकार पुनः हम यहाँ पे देखते हैं दोनों ट्रायंगल में अगेन AED समरूप किसके हैं? BEC के। तो हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिए DE/CE AD/BC के बराबर। DE और CE बराबर है, इसलिए D को D रहने देते हैं और C की जगह भी D ही लिख सकते हैं। D से D कैंसिल हो गया, 1:1, 1:1 आ गया। क्रॉस करवाए इनटू, तो AD बराबर BC, यही हमें सिद्ध करना था। नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल इन दिस ट्रेपेजियम। इस ट्रेपेजियम की असमांतर भुजाएं बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11.3 का क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमें प्रूव करना है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु से बना जो त्रिभुज है ये पूरे त्रिभुज का समरूप होगा। साथ ही साथ इसके 3 और त्रिभुज बन रहे हैं, वो भी अपने ओरिजिनल यानी कि जो मूल त्रिभुज है उसके समरूप होगा। चारों छोटे वाले त्रिभुज बड़े वाले के समरूप होगा। इससे पहले हम देखते हैं कि D है वो AB का मध्य बिंदु है
मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई ए सी का, और एफ बी सी का मध्य बिंदु है। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ट्रायंगल देखते हैं पूरा ए बी सी। इस ए बी सी में इस भुजा का मध्य बिंदु डी और इस भुजा का मध्य बिंदु ए सी का ई। इसका मतलब देखिए डी ई पैरेलल होगा किसके, बी सी के, और हाफ भी होगा, आधा भी होगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी के समांतर होगी इसके, और आधी भी होगी। तो डी बी सी के समांतर भी है और आधी भी है। इसी प्रकार देखते हैं कि जो डी एफ है, डी एफ किसके समांतर, ए सी के, और डी एफ किसका आधा होगा, ए सी का, तथा लास्ट ई एफ ए बी के समांतर और ई एफ ए बी का आधा। ये किस तरह से हुआ देख सकते हैं आप। इस ए सी का मध्य बिंदु ई है और बी सी का मध्य बिंदु एफ है। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजाएं के समांतर और आधी होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि डी ई किसकी आधी है, बी सी की, और बी सी का आधा पार्ट क्या है, बी एफ है, एफ सी भी है, ये नोट रखें। तो डी बी सी की आधी है और बी सी खुद दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, बी एफ और एफ सी में। तो डी किसके बराबर आ गई, डी किसके बराबर आ गई, बी एफ के। तथा एक और लिंक लेते, एक और संबंध देखिए, डी एफ, ये जो डी एफ है किसका आधा है, ए सी का, और ए सी के आधे दो पार्ट देखिए, सी ई है और ए ई है, सी ई और ए ई। इसका मतलब जो पार्ट है डी ई वो एफ सी के भी बराबर होगा। और तीसरी जो भुजा है ई एफ, देखिए आप ई एफ किसके आधी है, ए बी के, जो ए बी का आधा पार्ट ए डी भी है और बी डी भी है। तो हम पहले ले रहे हैं इस साइड का, तो इस साइड देखिए डी ई बी एफ के पैरेलल समांतर, और यहाँ पे देखिए ये ई एफ किसके बराबर आ गया है, बी डी के। तो यहाँ लिख दीजिए ई एफ बराबर बी डी। आमने सामने की भुजा कैसे आ गई, बराबर आ गई। इसका मतलब जो चतुर्भुज बन रहा है बी एफ ई डी, बी एफ ई डी, ये एक समांतर चतुर्भुज होगा, एक समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम होगा। और समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है डी एफ, जैसे किसी भी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होता है, इसका विकर्ण यानी डायगोनल डी एफ, इसको दो बराबर भागों में बांटता है। ये दो त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों का एरिया बराबर होगा विकर्ण से। इसकी विकर्ण की वजह से इनका एरिया बराबर होगा, और जब एरिया बराबर होगा तो ये दोनों सर्वांग सम कहलाए जाएंगे। डी ई एफ सर्वांग सम, डी ई एफ लिया है हमने, तो उसके बाद बी डी किसके बराबर देखिए, डी है बी एफ के, तो एफ बी डी नाम यहाँ पे एफ बी डी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ई एफ किसके बराबर आ रहा है, बी डी के बराबर आ रहा है, और डी किसके बराबर एफ पे। ये संबंध स्थापित करते ही सिमिलरली ये जो दोनों त्रिभुज आए हैं हमारे सर्वांग सम, इसी तरह से ये भी सर्वांग सम होंगे, ये भी सर्वांग सम होंगे। डायरेक्ट लिख देना। इसी प्रकार जो डी एफ है वो किसके सर्वांग सम आ जाएगा,
DEF आ जाएगा हमने। डी के बाद ई, जो डी है किसके इक्वल आएगा वो आप देख सकते हैं, BF के हैं। और दूसरी बात यहाँ पे DF की वजह से AE है, तो AED या AD जो भी आप नाम इसका दे सकते हैं। तथा एक और लास्ट बचा हुआ है DEF, सर्वांग सम आ जाएगा इस चौथे वाले पार्ट के, जिसका नाम आप लिख सकते हैं CEF। इस प्रकार ये चारों छोटे वाले जो त्रिभुज हैं वो आपस में सर्वांग सम आ जाएंगे। अब हम देखते हैं बड़े ट्रायंगल में, पूरे त्रिभुज में ये कोण B इस D के बराबर होगा। त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं हम ADE। इस ADE में एंगल A कॉमन है, एंगल B एंगल D के बराबर है। देखिए B D के बराबर है, इसको संगत कोण कहते हैं। संगत कोण यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। E किसके बराबर आ जाएगा, C के, तो C बराबर E, ये भी संगत कोण है। इस तरह से छोटे वाले त्रिभुज के तीनों कोण बड़े त्रिभुज के इक्वल आ गए, तो हम कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। ABC किसके समरूप आ जाएगा, ADE के। और ADE ऑलरेडी बाकी तीनों के सर्वांग सम है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो ABC है वो इस ADE के समरूप होने के साथ साथ बाकी तीनों त्रिभुजों के भी समरूप हो जाएगा। वो आपको सिमिलरली लिख लेना है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इस प्रकार ये बड़ा त्रिभुज चारों छोटे वाले त्रिभुजों के समरूप हो जाएगा। और ये चारों के चार वैसे सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 11.4 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें प्रूफ करना है कि एक वर्ग के भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। इसी वर्ग के विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज, यानी ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, के क्षेत्रफल का आधा होता है। किस तरह से है ये देखिए। सबसे पहले जो वर्ग है, स्क्वायर है ABCD, इसकी भुजा को हमने A मान लिया, ये भुजा A है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, तो ट्रायंगल लेते हैं ABC। इसमें कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर। कर्ण है यहाँ पे देखिए AC, जो कि बड़े वाले त्रिभुज की एक भुजा भी है। लंब और आधार दोनों A है, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो AC का जो स्क्वायर आएगा वो 2A स्क्वायर के बराबर होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है इसका। अब हम देखते हैं कि जो त्रिभुज BCF है, जो वर्ग की भुजा पर बने हैं, वो त्रिभुज BCE त्रिभुज है, वो किसके ACF, ये पॉइंट F है, ये समरूप है। क्यों है, क्योंकि दोनों समबाहु त्रिभुज हैं। समबाहु त्रिभुज मीन्स इक्विलैटरल ट्रायंगल, दोनों समबाहु त्रिभुज हैं इसलिए समरूप होंगे। तो एक प्रमेय पढ़ा हमने कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए BCE का क्षेत्रफल
यानी एरिया का अनुपात किसके बराबर होगा, ए सी बराबर नहीं किसके अनुपात में होगा, देखिए ए सी एफ दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाएं करस्पॉन्डिंग साइड के वर्ग के बराबर होगा, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि बी सी क्या है, बी सी का मान ए है, तो बी सी की जगह ए लिखा, ए का स्क्वायर हो गया। ए सी स्क्वायर हमने ऊपर ज्ञात कर ही लिया है, वो 2a स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट होने के बाद 1/2 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हम लिखते हैं कि बी सी ई का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो आएगा 1/2 त्रिभुज ए सी एफ के क्षेत्रफल के बराबर, इसके आधे के बराबर। यही हमें प्रूव करना था कि किसी भी वर्ग के भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के का आधा होता है। अब हम 12th यूनिट का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है वैसे। इसमें एक वृत्त है, उसका व्यास एक त्रिभुज की भुजा है AC। ये त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि आइसोस्केलस। दो भुजा इसमें बराबर है। कौन सी दो भुजा, AB और AC बराबर है। हमें यहाँ प्रूव करना है BD और CD को इक्वल। इसके लिए देखिए इसका प्रूफ किस तरह से होगा। दो ट्रायंगल लेने हैं, दो त्रिभुज लेने हैं, एक तो ABD और दूसरा लेना है ACD। इन दोनों त्रिभुजों में सबसे पहले तो ये देखिए कि ये व्यास है, AC व्यास है, डायमीटर है। तो अर्धवृत्त पे बनने वाला कोण ADC की वैल्यू कितनी होगी, 90 होगी। ये अर्धवृत्त पर बनने वाला कोण है। अर्धवृत्त पर बनने वाला कोण समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त पर बनने वाला कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है। तो इस तरह से अगर ये 90 है तो दूसरी साइड वाला ये भी 90 हो गया, क्योंकि दोनों रेखीय युग्म है और दोनों का योग 180 होता है। इस तरह से ये भी 90 हो गया। अब हम देखते हैं इन्हीं दोनों में AB इक्वल टू AC, ये गिवन है। ये दोनों कोण ADC और ADB दोनों 90-90 डिग्री के, और AD जो है इन दोनों में कॉमन, देखिए AD कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ। इस तरह से देखते हैं कि समकोण है, कर्ण है और एक भुजा है। नियम कौन सा लगा, RHS, समकोण, कर्ण और भुजा। इस नियम से कौन से दो ट्रायंगल, यही दो ट्रायंगल जो हमने लिए थे ABD और ACD आपस में सर्वांग सम आ जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। इस प्रकार हम लिखते हैं BD बराबर CD। कारण है भाई CPCT, क्योंकि त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होगी। 12th यूनिट के मैक्सिमम क्वेश्चन, एग्जाम्पल, मिसकेलनेस के क्वेश्चन हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट थी उसमें सॉल्व कर ही लिए हैं। उन्हें आप बारंबार देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ये हमारा हाइलाइट्स जो है 9 to 18 चैप्टर का, इसमें एक रिकैप चल रहा है आपके जो सारा का सारा रिवीजन का। इसका आप भरपूर फ़ायदा उठाए, इसको यूज कीजिए, अपना जो एग्ज़ाम है अच्छे से क्लियर कीजिए। इसी कंटिन्यूशन में यूनिट 12 का एक एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, इसमें हमें ABCD एक ट्रेपेजियम दे रखा है, इसमें नॉन पैरेलल साइड
AD और BC बराबर है और ये दोनों कोण हमें बराबर दे रखे हैं। ADC और BCD बराबर दे रखे हैं। हमें सिद्ध करना है ये चक्रीय चतुर्भुज होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले जो हमें दो बराबर कोण दे रखे हैं, इन बराबर कोण में से देखिए ये पैरेलल से है, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का। दोनों साइड से हम 90 डिग्री घटा देते हैं। 90 डिग्री इधर से घटा दिया कोण और 90 डिग्री को इधर से घटा दिया। पूरे ADC में से 90 डिग्री माइनस करते हैं तो कौन सा ट्रायंगल बनता है, कौन सा एंगल बनता है, ADN। और यहाँ से देखिए पूरे में से 90 घटाएंगे तो ये कोण बनेगा BCM। अब हम दो त्रिभुज लेते हैं AND और दूसरा त्रिभुज लिया है BMC। इसमें देखिए सबसे पहले तो कोण M 90 डिग्री है रचना से। ये मैं रचना करनी है, कंस्ट्रक्ट करना है इसको। दूसरा हमें गिवन है कि AD किसके बराबर है, BC के। ये गिवन ही है हमें। साथ ही साथ हमने एक कोण, कौन सा कोण प्रूव किया था इक्वल में, ADN किसके, BCM के। तो इस प्रकार दो कोण और एक भुजा आ गई। तो एंगल साइड एंगल के या दो एंगल कंटिन्यू में है, देखिए दो एंगल कंटिन्यू फिर साइड है, तो यहाँ पे एंगल साइड भी प्रॉपर्टी लगती है। से त्रिभुज AND सर्वांग सम आएगा, कॉन्ग्रुएंट आएगा BMC के। तब हम देखते हैं कि एंगल A किसके बराबर आ जाएगा, ये वाला ये एंगल B के। ये नोटेड रखें। फिर CD किसके समांतर है, AB के। तो कोण B और C इनका योग 180 होता है। ये अंतः कोण है, इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल। B किसके इक्वल आया, A के। तो B की जगह हम A लिख देंगे। A प्लस C का मान भी 180 आ गया, जो ओपोजिट एंगल है, सम्मुख कोण है, जो कि सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। और सम्मुख कोणों का योग 180 आ गया। इसका मतलब ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। इस प्रकार वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल प्रूव हो गया। अब हम देखते हैं यूनिट नंबर 13 को। यूनिट 12 के मैक्सिमम क्वेश्चन आप इम्पोर्टेंट जो वीडियो बनाया था हमने 12th यूनिट का, उसमें से आप रिवाइज कर सकते हैं। अब देखते हैं 13 यूनिट का एक क्वेश्चन, 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें एक PQ स्पर्शिका है, ये स्पर्श बिंदु A है। चतुर्भुज ABCD इस तरह से बना है। हमें ज्ञात करना है कि इसका विकर्ण BD PQ के समांतर होगा। इसके लिए नंबरिंग कर रहे हैं, कोण नंबर 1, 2 ये यहाँ पे इसलिए हुआ कि AC जो है वो कोण C का अर्धक है। ये प्रश्न में गिवन है, प्रश्न में दे रखा है। तो AC के दो पार्ट देखिए, कोण नंबर 1, कोण नंबर 2 बराबर होंगे। इस वजह से ये पहला पॉइंट। अब हम देखते हैं कि एक थ्योरम पढ़ी हमने कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर कैसे होते हैं, देखिए वृत्तखंड यानी सेगमेंट, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट आर इक्वल। वृत्तखंड में देखिए जैसे ये AB है, तो AB के द्वारा
एक एंगल नंबर 2 बन रहा है और एक एंगल नंबर 4 बन रहा है। तो 2 किसके बराबर आएगा? 4 के। और इसी तरह से देखिए ये वृत्तखंड इस साइड का AD के द्वारा देखिए ये AD है, या AD से कौन सा एंगल बन रहा है? तो 1 नंबर और एक यहीं से 3 नंबर, तो 1 नंबर और कोण नंबर 3 बराबर होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये रिलेशन में आ गए। कोण नंबर 1 2 के बराबर ऑलरेडी प्रूव कर रखा था, 2 किसके बराबर है? 4 के। 1 ऑलरेडी खुद किसके बराबर अभी प्रूफ हुआ है? एक ही वृत्तखंड के कोण होने की वजह से 3 के। तो ये चारों कोण बराबर आ गए। अब हमें सिद्ध करना है कि कोण नंबर 4 और 5 जब बराबर होंगे तभी तो ये समांतर आएगा, एकांतर कोण बराबर होने की वजह से। तो अब देखते हैं कोण नंबर 5 किसके बराबर होगा। तो ये कोण नंबर 5 देखिए, किसी भी स्पर्शरेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई जीवा उसके द्वारा बनाए गए कोण नंबर 3 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? ये 3 के। यहाँ पे आपको थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है, जो कि इस प्रकार है कि किसी भी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जो जीवा है उसका स्पर्श रेखा के साथ बनाया गया कोण उसी जीवा द्वारा वृत्त के किसी भी विशेष भाग पर अंतरित कोण के बराबर होता है। तो इस प्रकार ये लैंग्वेज आप ध्यान रखें। ये स्पर्श रेखा है, इस स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची, इस जीवा का स्पर्श रेखा के साथ बनाया गया कोण, कोण नंबर 5, और इसी जीवा द्वारा बनाए गए कोण, चाहे कोण नंबर 3 ले या कोण नंबर 1 ले, इनके बराबर होता है। तो अब हम देखते हैं कि कोण 4 तो ऑलरेडी इक्वल थे। इस प्रकार 5वां कोण भी बराबर आ गया, जो कोण नंबर 5 है वो भी बराबर आ गया। कोण 3, 5, 4, 1, 2 ये सारे के सारे बराबर हो गए। हमें ज़रूरत है इन दोनों कोण को बराबर लाने की। तो यहाँ लिखते हैं, क्योंकि कोण नंबर 5 और कोण नंबर 4 बराबर है, जो कि एकांतर कोण है, अल्टरनेटिव एंगल कोण है, और एकांतर कोण जब बराबर होते हैं तब हम कह सकते हैं कि BD PQ के समांतर होगी, पैरेलल होगी। बहुत ही सिंपल यूनिट है ये। इसके मैक्सिमम क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर ही रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके उन्हें आप बारंबार देख के प्रैक्टिस करते रहिए। अब हल्का सा डिस्कशन हम कर लेते हैं कि किसी भी वृत्त पर स्पर्शिका कैसे खींची जा सकती है। यूनिट नंबर 14। तो कोई भी वृत्त जिसकी हमें त्रिज्या गिवन होगी, R की वैल्यू जो भी दी जाए, उसका एक वृत्त बनाना है। उसके किसी भी बिंदु पर स्पर्शिका खींचने का तरीका क्या है? जिस बिंदु पे हमें स्पर्शिका खींचनी है वहाँ से देखिए O से वहाँ तक त्रिज्या खींच लेनी है, और इसी त्रिज्या के लंबवत हमें स्पर्शिका खींचनी थी। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, इस साइड से 60 का 120, और इन दोनों के बीच 90 डिग्री का जो कोण बना के हम ये सीधी एक टेंजेंट खींच लेते हैं, वो इस पर 90 डिग्री होगी, ये स्पर्शिका हो जाएगी। फिर हमें जनरली कभी कभार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कोई वृत्त दे रखा है और उस वृत्त के केंद्र से दूर एक पॉइंट दे रखा है। सपोज ये वृत्त है, यहाँ तक इसकी त्रिज्या है, और इसके केंद्र से दूर यहाँ एक पॉइंट दे रखा है। जो जितना दूर है वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, ये दूरी हमें पता है। इस P पॉइंट से इसके ऊपर स्पर्शिका खींचनी। तो इसका क्या तरीका है कि O और P को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजन करना आपको। O पे प्रकार रख के और P पे रख के, फिर इन दोनों पॉइंट को मिला लेना है। इस प्रकार इनका एक मध्य बिंदु प्राप्त होगा। वो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे टच ही करेगा, अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा OP कितना लंबा है, ये लाइन कितनी लंबी है। अब इस पॉइंट को केंद्र मान के हमें एक वृत्त बना देना है डॉट डॉट में, जो कि इस केंद्र से गुजरना चाहिए। इस तरह से पूरा का पूरा ये वृत्त बनाना है
तो इस केंद्र और इस पी पॉइंट दोनों से गुजरना चाहिए। डॉट डॉट में बनाना है आपको वृत्त। ये ओरिजिनली वृत्त को, पहले वाले वृत्त को कितनी जगह पे कट कर रहा है, देखिए एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है। इन दोनों पॉइंट को पी से इस तरह से मिला लेते हैं, यहाँ से भी। तो ये जो प्राप्त हुई है दोनों, ये ए पी और ये बी पी, ये स्पर्शिका है जो पी पॉइंट्स हैं एक बाह्य बिंदु से है। किसी भी बाह्य बिंदु से एक्सटर्नल पॉइंट से जो स्पर्शिका खींची जाती है उनकी लेंथ भी बराबर होती है। इस रिलेटेड थ्योरम भी है जो हमने पहले डिस्कस की है वीडियो में। इस प्रकार किसी वृत्त पर किस तरह से स्पर्शिका हम खींच सकते हैं, इसका तरीका आप देख लीजिए। इस यूनिट के जो कंस्ट्रक्शन के कुछ क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में भी डिस्कस किए हैं, इसका आप अभ्यास करें, डायग्राम बनाएं और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन या रचना के चरण को ध्यान से लिखें ज़रूर। अब हम 2 फॉर्मूले बेस्ड यूनिट को कंटिन्यू कर रहे हैं इसके साथ ही साथ। यूनिट नंबर 15, 16, उसके बाद 17, 18 के इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस। यूनिट 15 का एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें एक वर्ग और वृत्त से संबंधित मैक्सिमम फॉर्मूले यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है कि वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि भुजा स्क्वायर होता है 484 है। इससे हम भुजा ज्ञात करेंगे 22 सेंटीमीटर। इसके प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार वर्ग का परिमाप वृत्त की परिधि के बराबर होता है। परिधि यानी सरकमफेरेंस, वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, परिमाप दोनों बराबर हैं। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, और भुजा हमने ज्ञात कर ही ली है 4 इंटू साइड हमारे 22। इसकी हेल्प से हम r निकाल देंगे, 4 इंटू 22, ये देखिए 7 इंटू में, तो 22 यहाँ पे नीचे डिवाइड में। इस प्रकार बड़े आसानी से त्रिज्या का मान प्राप्त हो गया। अब हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए इसी क्वेश्चन में 4 फॉर्मूले रिपीट हुए हैं। सबसे पहले तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2πr, वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा। अब वृत्त का क्षेत्रफल जो आप जानते हैं πr स्क्वायर होता है, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। और बड़े इजीली हमें वैल्यू इसकी प्राप्त हो जाती है। छः 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे इस क्वेश्चन में सारी की सारी यूनिट सेंटीमीटर में नहीं मीटर में है, तो ये मीटर स्क्वायर रहेगा लास्ट में आपका आंसर। यूनिट का ज़रा ध्यान रखें कि क्वेश्चन में हमें क्या यूनिट दे रखी है, लास्ट में उसको ही यूज़ करना है। अब हम देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें मैक्सिमम फॉर्मूले लग रहे हैं। क्योंकि ये हाइलाइट्स है वीडियो के, तो हाइलाइट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी ज़्यादा फॉर्मूलों पर हमारा फोकस है, जो एग्ज़ाम से जस्ट पहले आपके बहुत ही काम आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 15.2 का, जिसमें आपको त्रिज्या दे दी, एंगल दे दिया। इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, एक तो चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क, चाप को क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। फॉर्मूला इसका πr θ/180 डिग्री। पाई की वैल्यू आप जानते हैं, r गिवन है और थीटा गिवन है, यहाँ पुट करके सॉल्व करना है। रिकैप कर रहे हैं हम, फॉर्मूलों को वापस दोबारा रिवाइज कर रहे हैं, तो अच्छे से इसका ध्यान रखें। उसके बाद हमें ज्ञात करना है त्रिज्यीय खंड सेक्टर का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर। फॉर्मूला क्या होता है इसका, πr² θ/360। अगर हमें चाप की लंबाई ज्ञात हो जाती है तो हम ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1/2L × r।
तीसरे नंबर पे हमें इसमें ज्ञात करना है वृत्तखंड का एरिया ऑफ सेगमेंट। ये क्या होता है आप ये जान ही चुके होंगे कि किसी भी वृत्त में दो त्रिज्याओं के बीच का एरिया, दोनों त्रिज्याओं के बीच का ये पूरा एरिया ये त्रिज्यीय खंड कहलाता है। और किसी भी जीवा द्वारा वृत्त के दो भाग करने पर जो छोटा और बड़ा दोनों भाग बनते हैं उन्हें हम वृत्तखंड कहते हैं। चाप की लंबाई होती है ए से लेकर बी तक की परिधि पर जो दूरी है वो चाप की लंबाई होती है। थीटा यहाँ पे केंद्र के साथ बना हुआ कोण और ये आर त्रिज्या। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल जिसमें त्रिज्यीय खंड का ही क्षेत्रफल का यूज करना है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, उसमें से क्या घटाना है -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इन तीनों फॉर्मूलों का यूज़ करके ये वैल्यू इनमें पुट करके आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। यही फॉर्मूले आपके एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चन में भी यूज़ होंगे। उन्हें आप अच्छे से अभ्यास करें, उनको देखें। यूनिट 15 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ थी उसमें यूनिट 15 के वीडियो को भी आप अच्छे से देख के रिवाइज करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इजीली ये कवरेबल है। आसानी से इसको कवर करके अच्छे स्कोर को प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 16। इसके फॉर्मूले हमने लास्ट वीडियो जो यूनिट नंबर 16 से रिलेटेड था उसमें डिस्कस कर ही लिए। 8th क्वेश्चन देख रहे हैं 16.2 का, जिसमें हमें बेलन का आयतन क्या फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच का मान दे रखा है और उसके वक्र पृष्ठ कर्व्ड सरफेस एरिया का मान दे रखा है। इस प्रकार दोनों वैल्यू की हेल्प से हमें आर और एच फाइंड करना है कि इसके आर का मान कितना होगा, एच का मान कितना होगा। इसके लिए देखिए पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 2 पाई आर एच इक्वल टू 1660 कैलकुलेशन करते हैं। एच से एच कट गया, पाई से पाई, एक आर भी कट आउट हो जाता है। इस प्रकार r/2 वैल्यू क्या मिलेगी हमें 166/66। आर को सॉल्व करते हैं, हाफ कर दें, इसका आधा कर दें 33 और इसका 83 इंटू 2। इस प्रकार हम आर आसानी से ज्ञात कर लेंगे। आर का मान हमें इजीली प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इसमें एक ध्यान रखें, इंग्लिश मीडियम की बुक में यहाँ पे एक करेक्शन है थोड़ा, यह 1660 नहीं है 1650 है। तो इस प्रकार 165/66 आ जाएगा और यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इस तरह से हो जाएगी। डिवाइड देते हैं हम 33 का, तो 5/2 और यहाँ r/2 प्राप्त हो जाएगा। 33 का भाग इसमें 2 बार जाता है और इसमें 5 बार चला जाता है। इस प्रकार r की वैल्यू 5/2 इंटू 2, ये वाला 2 है, इंटू में जाएगा 5 प्राप्त हो जाएगी। ये क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम की बुक में यहाँ थोड़ा सा करेक्शन है, इसको ध्यान दे जरा। अब हम r प्राप्त कर चुके हैं 5 सेंटीमीटर। हमें सी से यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पता है 2 पाई आर एच 660 2 इंटू 22/7 आर हो गया 5 इंटू एच ज्ञात करना है। इस प्रकार एच की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी 660 के इंटू में जाएगा 7 और 22 इंटू ये देखो 5 इंटू 2 10 हो गए, कट हो गया इसका, इसमें 3 21। एच की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 21 सेंटीमीटर और आर की वैल्यू हम 5 सेंटीमीटर ऑलरेडी ज्ञात कर ही चुके हैं। अब हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं, उस क्वेश्चन के लिए कमेंट भी मिला हमें कि इस क्वेश्चन को करवाइए सर। जो हमने यूनिट नंबर 16 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में उसको डिस्कस किया नहीं था, वो कौन सा क्वेश्चन है ज़रा एक बार ज़रूर देखें। इजी है, अभ्यास करते रहिए।
ये क्वेश्चन है 16.4 का। इस प्रश्न में शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है और गोले की त्रिज्या भी दे रखी है। प्रश्न में ये बोला कि इस गोले को पिघलाने पर जो जितने शंकु बनते हैं उनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके सॉल्यूशन में देखिए, पहले हम ज्ञात कर लेते हैं कि इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्या वॉल्यूम होता है। शंकु यानी कौन का आयतन। देखिए शंकु और गोला दोनों के जो फॉर्मूले में है पाई यूज़ करेंगे, इसलिए हम इसका आयतन निकालते समय पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। इससे क्या कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी इजी हो जाएगी। शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर की वैल्यू क्या है, इसमें 3 है, स्क्वायर इसलिए 2 बार लिखेंगे, इंटू एच हो गया 6। इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाता है 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब शंकु का आयतन। फिर गोले का आयतन, बहुत ही आसान फॉर्मूला इसका भी, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, क्योंकि अभी गोले की त्रिज्या को हमने कैपिटल आर माना है। 4/3 पाई आर यहाँ पे 9 है, 9 इंटू 9 इंटू 9, तो ये कट आउट हो गया। इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाएगा। कैलकुलेशन हम देख लेते हैं इसके बाद में। हमें ज्ञात करनी है शंकुओं की संख्या, नंबर ऑफ कॉन। शंकुओं की संख्या के लिए क्या करेंगे, जो गोले का आयतन है उसमें शंकु के आयतन का भाग देना है। जिसका आयतन बड़ा है उसे ऊपर रखना है, जिसका आयतन छोटा है या जिसमें बदलना है वो नीचे रखना है। इसके लिए देखिए गोले का आयतन हमने पाई 81 इंटू 12 प्राप्त किया और शंकु का आयतन 18 पाई, पाई से पाई कट हो गया। यहाँ कैलकुलेशन करें तो देखिए 6 का भाग इसमें 2 बार, यहाँ पे 3 बार चला जाएगा और ये इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा 54 कौन या शंकु प्राप्त होंगे। ये आंसर है। बिल्कुल आसान छोटा सा क्वेश्चन है ये। अब हम देखते हैं इसके आगे कंटिन्यू में। क्विक रिवीजन थोड़ा हल्का सा, मेन फॉर्मूले और इम्पोर्टेंट कंडीशन, यूनिट नंबर 17। इसके क्वेश्चन हमने वीडियो में सॉल्व ऑलरेडी कर रखे हैं, इसके प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं इस यूनिट नंबर 17 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। मेथड ज़रूरी है इसमें, क्वेश्चन तो कैसा भी रिपीट किया जा सकता है, आपको तरीका आना चाहिए उसको फाइंड करने का। हमारे सिलेबस में 3 चीज़ है, माध्य, माध्यक और बहुलक, मीन, मीडियन और मोड। इसमें देखिए सबसे पहले माध्य ज्ञात करने के 2 मेथड है। एक तो प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट मेथड जिसमें हम माध्य ज्ञात करते थे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, इस फॉर्मूले से डायरेक्ट आ जाता है। एफ और एक्स हमें दिया जाएगा, उनको गुणा करके एफ एक्स निकालना है, उसकी टोटल निकालनी है और फिर सिग्मा एफ का भाग देना है। फिर सेकंड रहेगा कल्पित माध्य की सहायता से, एज्यूम्ड मीन की हेल्प से, ए की हेल्प से। 2 विधियाँ हैं, विचलन और पग विचलन। इसमें मेनली पग विचलन विधि का हमने रिवीजन किया। इसमें क्या है, अंतराल जो होता है, वर्ग अंतराल, वो बराबर होता है, तब ये बराबर हो तब ये विधि यूज होती है। और अगर अंतराल में थोड़ा सा भी फेरबदल जाए, थोड़ा सा भी चेंज हो जाए, तो हमें ओनली विचलन विधि निकालनी है, जिसमें हम डी निकालते हैं और इसमें हम निकालते हैं यू। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए ए कल्पित माध्य दोनों में आएगा, प्लस दोनों में होगा। यहाँ डी निकाल दें इसलिए सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ हो जाएगा ओनली। लेकिन यहाँ पे हम यू निकालते हैं, वो भी डी में एच का भाग देंगे, इसलिए सिग्मा एफ के साथ ही साथ यहाँ पे एच का वापस इनटू करना पड़ेगा। ये पग विचलन विधि है माध्य ज्ञात करने की, जिसमें ए कल्पित माध्य है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, और ये विचलन विधि से है और ये पग विचलन से। इसके बाद माध्यक, जिसमें वर्ग अंतराल से एक टेबल दी जाएगी, वर्ग अंतराल फिक्स होगा, उसमें एम निकालने का फॉर्मूला एल प्लस, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट बनाना है। इन दोनों फार्मूलों में जो है
प्रारंभ LC है, दोनों में इस बराबर का ब्रैकेट है, दोनों में इंटू H है। चेंज क्या है वो आपको याद रखना जरूरी है। माध्यक में हम n/2 ज्ञात करते हैं, उसके आधार पे CF और F निकालते हैं और उन्हें फॉर्मूले में इस तरह से लिखते हैं। और Z में हमें एक्स्ट्रा कोई कॉलम बनाना नहीं होता है। तीनों जो बारंबारता में सबसे अधिकतम बारंबारता F1, उसकी हेल्प से F0 F2 निकालते हैं और उनको इस फॉर्मूले में इस तरह से व्यवस्थित करके घटा देते हैं। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 इंटू माइनस F2 इंटू H। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फार्मूले, इसके साथ ही साथ ये फार्मूले, इनके जुड़े हुए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को अच्छे से अभ्यास कीजिए। स्कोरिंग है ये, आराम से इसमें आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान दें और सारे के सारे प्रश्न अटेम्प्ट ज़रूर करें, ये ज़रूरी बात है। अब हम लास्ट प्रोबेबिलिटी से जुड़े हुए 1-2 टर्म एंड कंडीशन देखते हैं, जो आज के वीडियो का अंतिम पॉइंट है हमारा। लास्ट यूनिट 18 नंबर हाईलाइट हो रही है, सारे के सारे यूनिट को हम एक रिकैप से क्विकली देख रहे हैं एग्ज़ाम से तुरंत पहले, जस्ट पहले। अब प्रोबेबिलिटी से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट टर्म में एक तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, जिसमें आपको फॉर्मूला देखना है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ जो इवेंट है उसमें जो घटित हो सकती है उन घटनाओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो ये जो घटित होने वाली घटना है उसमें से कुल घटनाओं का हम भाग करके प्राप्त करेंगे। और ये PA 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर हो सकता है, यानी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के मध्य होगी। सबसे न्यूनतम प्रोबेबिलिटी 0 और अधिकतम 1। कोई घटना के नहीं घटने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस PA, घटना घटने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस करेंगे तो नहीं घटने की प्रोबेबिलिटी प्राप्त हो जाएगी। अगर 2 सिक्के उछालते हैं तो हमें सैंपल स्पेस क्या मिलता है, प्रतिशत समष्टि क्या मिलती है। इसके लिए दोनों हेड, एक हेड एक टेल, एक टेल एक हेड या दोनों टेल, ये 4 कंडीशन बनती है। अगर पासा उछाल दे एक बार तो 6 संभावित इसमें घटना होती है, ये 6 की 6 घटित हो सकती हैं। 2 बार उछालने पर हमने वीडियो में देखा ही है कि टेबल बनाई जाती है, टोटल 36 घटनाएं बनती हैं। फिर ताश से जुड़े हुए, ताश में देखिए टोटल 52 पत्ते होते हैं। उन 52 पत्तों के 4 प्रकार हैं, 4 सेट हैं। पान यानी हर्ट, चिड़ी, हुक्म और ईट। चिड़ी को क्लब बोलते हैं, हुक्म स्पेड होता है और डायमंड बोलते हैं ईट को। सभी प्रकार के 13 पत्ते हैं और इसमें तो इस प्रकार प्रत्येक प्रकार के 13 टोटल 52 पत्ते हो गए। इसमें तस्वीर वाले पत्ते जिसमें फ़ोटो बना होता है वो गुलाम, बेगम, बादशाह, जैक, क्वीन एंड किंग सब प्रकार में होता है। जैक, क्वीन और किंग चारों का टोटल मिला के ये 12 पत्ते होते हैं, जो फेस कार्ड कहलाते हैं, तस्वीर वाले पत्ते कहलाते हैं। इसके अलावा लीप वर्ष और अलीप वर्ष से संबंधित भी प्रश्न हैं, जिसमें लीप वर्ष 366 दिन होते हैं, 52 सप्ताह, 2 दिन एक्स्ट्रा अतिरिक्त 2 दिन, और सामान्य वर्ष यानी अलीप वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं, इसमें 52 सप्ताह और 1 दिन अतिरिक्त होता है। इन सब से रिलेटेड हमने क्वेश्चन डिस्कस कर ही रखे हैं ऑलरेडी, इन्हें आप अभ्यास अच्छे से करते रहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ थी उसमें मैक्सिमम आपके प्रकार के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा चुके हैं। उन्हें आप बारंबार देखते रहिए, रिपीट करते रहिए। एग्ज़ाम के टाइम का आप फुल उपयोग कीजिए, किसी भी एक्स्ट्रा काम में अपना टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। साथ ही साथ आज के जो हाइलाइट्स में हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही साथ फॉर्मूले और टर्म और कंडीशन बताई है, उन्हें आप बारंबार अभ्यास ज़रूर करते रहिए। यूनिट नंबर 1 से 8 तक जो क्वेश्चन की हाईलाइट हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की है, आज 9 से लेकर 18 तक के क्वेश्चन और फॉर्मूलों का डिस्कशन किया है। उम्मीद है आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे। एग्ज़ाम में आप अच्छे से लिखें, अच्छे से पेपर अटेंड करें, अच्छी सी आपकी परीक्षाएं हो, इसके लिए आपको बारंबार हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।